अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं JJC बाई सर जव्वाद। आज की लेक्चर वीडियो फर्स्ट ईयर प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल वालों के लिए लाया हूं। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं और बड़ी क्रिटिकल और बड़ी क्रूशल वीडियोस में डाल रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ इस गैप में। परसों आप लोगों का पेपर है माशाल्लाह से केमिस्ट्री का, डीजे कॉलेज का, टॉप कॉलेज फॉर बॉयज इन कराची का प्रीलियम पेपर। इससे पहले मैं आप लोगों को आदम जी और दिल्ली कॉलेज के पेपर्स अपलोड करवा चुका हूँ, उसको भी कैचअप कीजिएगा। और मॉडल पेपर, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस शीट, ईच एंड एवरीथिंग, यानी ये 2 दिन आप बहुत तरीके से यूटिलाइज करें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला की जात से उम्मीद है कि आपका केमिस्ट्री का पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। ख्याल रहे कि केमिस्ट्री का पेपर तगड़ा आता है, इसमें काफी कुछ एक्सरसाइज में से नहीं आता है, न्यूमेरिकल एमसीक्यूज। तो तवज्जो से समझ के कीजिएगा बोर्ड का पेपर इंशाल्लाह। बेस्ट ऑफ लक। और गर्मियां भी हैं और हालात भी थोड़े कशीदे हैं, फिर भी चैप्टर नंबर 1 20 ग्राम कैल्शियम। अब कैल्शियम होता है 20 और 40, यानी उसके मोलर मास से आधा मास दिया हुआ है। तो इसमें अब जिस चीज का मास उसके मोलर मास से आधा होगा वो ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो वो हो गया जनाब सल्फर का 16। क्यों? क्योंकि सल्फर होता है 1632। इस तरह आप पिक करेंगे समझ के। द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, चैप्टर नंबर 9 केमिकल काइनेटिक्स। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन वो होता है जिसका के जो है वो आर के बराबर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर उसने कह दिया जीरो। तो इसका मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन के यूनिट्स होते हैं वही आ जाएंगे के यानी रेट कांस्टेंट के यूनिट्स। तो रेट ऑफ रिएक्शन के यूनिट्स क्या होते थे बेटा? मोल पर डीएनक्यू पर सेकेंड, यानी थर्ड ऑप्शन। अब कोई ना OMR शीट है ना ई शीट है, तो रच के पेपर कीजिएगा। द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई, चैप्टर नंबर आ गया 1 दोबारा से 1.5। एक मोल का होता है 22.4। तो 1.5 के लिए आप इसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 22 और 33.6। इस तरह 2 मोल दे दे, 3 मोल दे दे, जितना भी दे दे आप उस तरह करते रहेंगे तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ मिल गया। माइनीज, ये बड़ी मर्जी से अच्छा इनका पेपर बड़ा बैलेंस है और थोड़ा सा एक्चुअल पेपर जैसा है, तो जरा इसको अहमियत दीजिएगा। मायनीज जो है वो कैसा कोलोइड है? चैप्टर नंबर 10। अब लिस्ट खोलेंगे तो उसके अंदर ये नहीं है, लेकिन ये भी इमल्शन है। क्यों सर? क्योंकि इमल्शन वो होता है जिसमें एक जो लिक्विड होता है वो किसी दूसरे लिक्विड में डिस्पर्स हो जाए, उसमें ऑयल और वाटर इसका है, उसके ड्रॉपलेट्स होते हैं, इसलिए इसको कहेंगे हम इमल्शन। अंडर सिमिलर कंडीशंस हीलियम डिफ्यूजेस, चैप्टर 4 आ गया गैसेस स्टेट। हीलियम जो इसका मास है 4 और मीथेन का है 16। तो जल्दी से इसको इस वाले केस में रख दे, 16/4। ये बेटा आखिरी वक्त में ये सब भी बताऊं तो वीडियो हो जाएगी बड़ी। ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन, तो ये आ गया रूट में 4 4 16, तो 2 टाइम्स आ गया। यानी कोई भी गैस जो पेयर दिया वो आप फटाफट उसका जो है मोलर मास को रेट ऑफ डिफ्यूजन के फॉर्मूले में रख दिया करेंगे। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। अच्छा इसके अंदर मुझे इख्तिलाफ है क्योंकि ये रिड्यूस सिलेबस है क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड चैप्टर नंबर 6 में। लेकिन अगर आप करना चाह रहे हैं तो इसमें क्वार्ट्ज जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, प्लास्टिक जो है ये एमॉर्फस है, कॉपर टर्निंग जो ये मेटालिक है, मेटालिक सॉलिड, और ग्लास जो है ये इरेगुलर जो है सुपर कूल्ड लिक्विड होता है, इसलिए इसको अलग ही चीज आप कहेंगे। ये मैंने फिर भी इसलिए बता दिया कि कुछ शौकीन बच्चे होते हैं उनके लिए। पीएच भी देखिए रिड्यूस है, उसने दे दिया चैप्टर नंबर 8 में से। पीएच जो है वो इसका 13 हो, क्योंकि NaOH बेस है। काफी सारे स्टूडेंट इसको 10 की पावर -1 बनाएंगे और 1 से ये 1 ले लेंगे। अगर एसिड होता तो 7 से नीचे होता, लेकिन चूंकि बेस है तो 7 से बड़ा होगा। और इसकी ट्रिक ये होती है कि जो 10 की पावर आएगी ना
उतनी पावर जो 1 2 3 4 आएगी वो उसका पीएच हो जाएगा। यानी कि अब इसका पीएच एसिड होता अगर तो 7 से नीचे होता है एसिड के लिए, लेकिन चूंकि NaOH बेस है तो इसका पीएच 7 से बड़ा होना चाहिए। समझे कहानी? लेकिन ये अभी परसों के पेपर में आने की उम्मीद नहीं है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ये एक्सरसाइज का आ गया चैप्टर नंबर 5 लिक्विड का। लंडन फोर्सेस ज्यादा होती है जिसका बिगर साइज हो। ये बड़ी प्यारी एमसीक्यूज दी इन्होंने यार चैप्टर 6 में से। वो कह रहे हैं रेडियस रेशियो, रेडियस रेशियो का एक फॉर्मूला लिखना है आप लोग। रेडियस रेशियो किसी भी आयोनिक सॉलिड का निकालने का तरीका होता है रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन। पॉजिटिव को कैटायन कहते हैं और नेगेटिव को एनायन कहते हैं। सही है? अब इसमें आप मियरली इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। देखिए Zn प्लस जो ये कैटायन है इसको ऊपर रखते हैं 0.74, ठीक है। सल्फाइड जो है वो नेगेटिव आयन है यानी एन है, इसके 1.84 को नीचे रख दें। कैलकुलेटर चलाएं, जो आएगा जवाब वो आपके सामने हो जाएगा 0.4। कैलकुलेटर में आ जाएगा, फटाफट करें, अभी टाइम शॉर्ट है इसलिए मैं थोड़ा सा वीडियो को श्रिंक कर रहा हूँ। वैसे ऐसे ही पता चल जाएगा। ये छोटी गिनती को बड़ी से डिवाइड कर रहे हैं तो दो ही है 1 से छोटे वाली, लेकिन तकरीबन आधा है ये 1.8 से। तो आप देखें एप्टीट्यूड में कभी कैलकुलेटर ले जाने नहीं देगा मेडिकल वालों को। सम रिएक्शंस आर नियरली, ये बुक की एक्सरसाइज का है। वेरी हाई वैल्यू ऑफ केसी जो है वो कंप्लीशन पे जाते हैं और वेरी लो जो है वो कंप्लीशन पे नहीं जाते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड चैप्टर नंबर 8 एसिड बेस एंड सॉल्ट। जिंक और एल्युमिनियम ही दो ऐसे हैं आपके सिलेबस में जो एम्फोटेरिक हैं, इसको नोट कर लें, सही से काम आ जाएगा। एन इलेक्ट्रॉन, ये भी बड़ी प्यारी दी है डीजे वालों ने कि क्वांटम नंबर स्पिन जो है उसका हाफ है और मैग्नेटिक जो क्वांटम नंबर है वो -1 है। अब ख्याल रखें ये जो s ऑर्बिटल होता है ना उसकी तो एक ही ओरिएंटेशन होती है, उसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सिर्फ 0 यानी 1 हो सकता है क्योंकि उसकी ओरिएंटेशन 1 है। बाकी s p d और f तीनों की -1 हो सकती है क्योंकि उसकी ओरिएंटेशन 1 से ज्यादा है। तो इसमें उसने कहा इट कैन नॉट बी। तो कैन नॉट बी के लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से ऑर्बिटल क्या क्या क्वांटम नंबर रखते हैं। तो s ऑर्बिटल का सिर्फ 0 ही होता है इसलिए ये नॉट पॉसिबल था। sp2 हाइब्रिड कौन सा होगा? चैप्टर नंबर 3 sp3, जैसे अब हमारा sp2 सॉरी, यानी जिसमें एक s और दो p हो। तो अगर आपको याद हो हमारे सिलेबस में एक था bf3। अब डीजे वालों ने बड़ा प्यारा काम किया कि bf3 के खानदान का एक दे दिया, आप उससे पकड़ लेंगे यही होना चाहिए क्योंकि बोरॉन जब क्लोरीन के साथ हाइब्रिड होता है तो वो sp2 से होता है। डेंसिटी, अच्छा इसके एक उसमें सेक्शन बी में भी न्यूमेरिकल है, उसमें मैं आपको दिखा दूं या अभी बता दूं। डेंसिटी आप निकालेंगे एक फॉर्मूले से, डेंसिटी का फॉर्मूला आप निकालें इससे PV/nRT से डिराइव करके, तो ये हो जाएगा आपका M/m/RT। तो ये डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो M/V/RT ये डेंसिटी हो गई। तो PM/RT के फॉर्मूले से आप ये निकाल लीजिएगा। ये P हो जाएगा प्रेशर, ये सेंटीग्रेड को केल्विन बना लीजिएगा टेम्परेचर, और डेंसिटी पूछ रहा है, ठीक है। R की वैल्यू रख दीजिएगा 0.081 केमिस्ट्री वाला। तो आपका कैलकुलेटर में आ जाएगा एक अच्छा सा जवाब जो मैंने सॉल्व किया हुआ था आप लोगों के लिए 4.28। वैसे इसके पूरे तरीके से अभी सेक्शन बी में भी डीजे वालों ने दिया हुआ है न्यूमेरिकल। आइसोमॉर्फस वो होते हैं जिनकी क्रिस्टलाइन ज्योमेट्री या यूनिट सेल सेम होते हैं। तो सीधा सीधा जवाब जिनके ज्योमेट्रिकल शेप्स यानी यूनिट सेल्स सेम होंगे। पॉली बोलेगा तो डिफरेंट होंगे उनके यूनिट सेल्स, ठीक है। केल्विन टेम्परेचर को डबल कर दें, प्रेशर को हाफ कर दें, तो ये तो चेंज हो जाएगा क्योंकि प्रेशर जब हाफ करेंगे तो प्रेशर वाला जो है ताल्लुक किससे है भाई? वॉल्यूम का। वॉल्यूम प्रेशर के इन्वर्सली होता है और वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली होता है। तो अब प्रेशर को हाफ किया तो वॉल्यूम जो है डबल हो गया
और टेम्परेचर को अगर डबल किया तो फिर वॉल्यूम डबल हो गया, तो 2 2 क्वाड्रुपल होकर 4 हो जाएगा। अच्छा, इस वाली एमसीक्यू को रटिएगा नहीं, कभी वो प्रेशर को हाफ कर दे, कभी उसको टेम्परेचर को भी हाफ कर दे, कभी सभी को डबल कर दे, तो ये सारा समझ के कीजिएगा। बॉयज और 400 के जरिए पहुंच जाइएगा रटे बगैर। चैप्टर नंबर 4 हो गया ये। तो इसका जवाब क्वाड्रुपल। विच इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो होती है जो पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस पे डिपेंड करती है। तो लोअरिंग, एलिवेशन, डिप्रेशन, ये सब चैप्टर नंबर 10 में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, उन सब पे डिपेंडेंट है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अब इन्होंने कहा था नॉट, नॉट वाला सिर्फ प्रेशर हो गया, प्रेशर में कोई इस बात का ताल्लुक नहीं है कि उसमें पार्टिकल्स कितने हैं। तो ये एमसीयू देख रहे हैं, आधी से ज्यादा इसमें बुक की नहीं है, समझने वाली है और करने वाली है, लेकिन न्यूमेरिकल वाली भी है, थ्योरी वाली भी है, तो बड़ा बैलेंस पेपर है। अच्छा, इसलिए मैं आपके लिए स्पेशली गैप में लाया हूँ, इसको अहमियत दीजिएगा, भले बहुत थोड़ी देर के लिए देखिएगा इस वीडियो को, लेकिन जो काम की बातें वो सुन भी लीजिएगा। अब सेक्शन बी से हम देखेंगे मुख्तसर के एक्सपेक्टेड पेपर बनाया है आदम जी वालों ने या नहीं, और साथ में फिर वो न्यूमेरिकल जो आउट ऑफ बुक हैं उनकी थोड़ी सी सॉल्यूशन शीट। लिमिटिंग रिएक्टेंट डेफिनेशन। अच्छा, इसमें डीजे वालों ने एक, सॉरी टू से, इन्होंने गड़बड़ ये की है कि डेफिनेशन का सवाल नहीं दिया है इन्होंने सेक्शन बी में, जबकि डेफिनेशन का सवाल सेक्शन बी में एक पार्ट लाजमी होगा। तो कुछ लोग ये देख के कंफ्यूज ना हो, इसलिए सर जब बाद आपको गाइडेंस भी देते रहेंगे कि इस पेपर में कहाँ कहाँ कुछ, जैसे अभी मैंने एमसीक्यूज में बताया कि 2 एमसीक्यूज रिड्यूस में से दे दिए उन्होंने, तो अब ये मैं आपको कंफ्यूज करूंगी। कल ही रात की बात बताऊं कि एक स्टूडेंट का मैसेज आया कि वो सर रिड्यूस सिलेबस में तो नहीं आ जाएगा इंग्लिश का पेपर आज, पोएम हमारी रिड्यूस नहीं है, हमारे टीचर का है। मैंने कहा बेटा फोकस करो, आखिरी वक्त में कंफ्यूजन और इस तरह की र्यूमर्स पे कान नहीं धरो। आज पेपर हुआ माशाल्लाह बेहतरीन हुआ, जेजेसी का लगा, कोई रिड्यूस सिलेबस की चीज नहीं आई। तो कॉलेज प्रीलियम में थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, लेकिन बोर्ड का पेपर पूरे शहर का होगा, तो उसमें बहुत एहतियात से प्रोफेसर बनाएंगे पेपर, तो रिड्यूस में से कुछ नहीं आएगा, बेफिक्र होकर आप तैयारी करें रच के। अच्छा, ये न्यूमेरिकल उसने लिमिटिंग रिएक्शन का दिया है, लेकिन ऐसा न्यूमेरिकल बुक में आने, ये बोर्ड में आने का चांस कम है, क्योंकि इक्वेशन हमेशा गिवन होगी, ये बात समझ लें। क्योंकि हम फर्स्ट ईयर में लिमिटिंग रिएक्शन और स्टेशियोमेट्री के न्यूमेरिकल की जो भी इक्वेशन रिएक्शन वाला सवाल होगा न्यूमेरिकल में, वो गिवन होगा, तो इक्वेशन टीचर से मांगेगा, वरना मैं अभी इसका सॉल्यूशन दिखा तो दूंगा। व्हाट आर ऑर्बिटल्स, ये आईटीक्यूज 2 3 अच्छे दिए हैं डीजे वालों ने। अब ये जैसे उसने दिया ऑर्बिटल क्या होते हैं, 1 नंबर इसका मिल जाएगा, डेफिनेशन लिखिएगा इसमें। एसोसिएटेड विद, या सवाल की इंग्लिश घुमा रहा है कंफ्यूज करने के लिए, ऑर्बिटल करता क्या है, इसका इसमें सिग्निफिकेंस लिख देंगे आप हर ऑर्बिटल की, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की एनर्जी बताता है और साइज बताता है, ठीक है। इसी तरह जो है वो आप बता देंगे कि यानी एस पी डी एफ के बारे में थोड़ा थोड़ा बताते हैं, एक एक लाइन। और फिर उसी को कह रहे हैं शेप ड्रॉ करने के लिए, तो एस का ड्रॉ करेंगे और पी का, डी और एफ का ड्रॉ नहीं करेंगे, यानी एक स्फेरिकल वाला ड्रॉ कर देंगे और एक जो डम्बेल वाला ड्रॉ कर देंगे, इस तरह। सही है, सही से, ये तो मैं रफ समझाने के लिए आइडिया दे रहा हूँ, कोई ढूंढता ना फिरे। तो ऐसे सवाल भी मुश्किल वक्त में अटेम्प्ट कर लीजिएगा, अगर क्वेश्चन खुदा खास्ता पूरे ना हो रहा। हुंड्स रूल बिल्कुल एक्सपेक्टेड है, और इन कॉन्फ़िगरेशन का सवाल, लेकिन उसने ग्राउंड स्टेट जो बोला है, इसके लिए वीडियो देखते रहे कि धोखा अचानक से कभी आएगा। हम कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन, क्वेश्चन पूरा पढ़िएगा, ये आदत बना के जाइएगा बोर्ड एग्जाम में, आधा पढ़ के नहीं देखिएगा अरे वो वाला सवाल आ गया। केसी का न्यूमेरिकल उन्होंने तगड़ा दिया है, और ये बता दूं केसी के अक्सर न्यूमेरिकल बोर्ड में बुक से नहीं आते, तो इसको मैं जो समझाऊंगा जरा देखिएगा, और इसकी पूरी वीडियो मेरी अपलोडेड है, वो जाके देखिए न्यूमेरिकल्स की। केपी का न्यूमेरिकल बुक का तो नहीं है, लेकिन आसान है। सर्किल का मतलब यही है कि इन्होंने बुक के न्यूमेरिकल नहीं दिए। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, इसका बड़ा चर्चा चल रही है, ऑक्सीजन का भी आने की उम्मीद है और नाइट्रोजन की भी इसकी तैयारी, और ये इवन सेक्शन सी में भी आ सकता है, बी अवेयर ऑफ पिक पॉकेट्स, सेक्शन सी में भी आ सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद उसने कहा कि पोलैरिटी की डिग्री और डिफाइन, ये एक अनएक्सपेक्टेड सवाल है मेरे लिहाज से, लेकिन अगर आपको करना है तो ये आपको चैप्टर नंबर 3 में मिलेगा, जहां पे पोलैरिटी है। मैं आपको पेज नंबर बता देता हूँ, अगर आप
करना चाह रहे हैं इस सवाल को, तो उसका रेफरेंस इसलिए दे रहा हूँ कि जो शौकीन बच्चे हैं वो जाके चेक कर लें कि ये किस जगह पे आपको मिलेगा पोलैरिटी वाला क्वेश्चन, यानी पोलैरिटी का सवाल। ये आपको मिलेगा जनाब पेज नंबर 68 और 70 पर, 68 और 70 सही है, अगर आप ढूंढना चाहते हैं। अच्छा, ये न्यूमेरिकल जो है, ये वाला भी और ये वाला भी, ये दोनों बुक के तो नहीं है लेकिन बुक जैसे हैं, लेकिन मैं इसका सॉल्यूशन भी दिखा दूंगा। चैप्टर 4 क्या चाहिए ये बता दूं, एक साथ एक ही वक्त में दो चैप्टर 4 के न्यूमेरिकल के आने का चांस कम है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छे न्यूमेरिकल। केसी की एप्लीकेशन एक्सपेक्टेड है, ये रिड्यूस सिलेबस में से उसने दिया पीएच का, सॉरी, तो पीएच के न्यूमेरिकल कर, ये देख के कंफ्यूज हो गए, करने में लग जाएगा, पीएच रिड्यूस है। ली शेटलियर, अच्छा ली शेटलियर के साथ उसने आईटीक्यू जोड़ा है न्यूमेरिकल। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हैबर बॉश प्रोसेस की एप्लीकेशन आएगी, तो पेज नंबर 155 पे 7.6 जाके देखिएगा, हल्का सा बता दूं इसमें करना क्या होता है। वो कह रहे हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर बताएं इंक्रीज और टेम्परेचर बताएं इन दोनों रिएक्शंस पर। यकीन करें दो दो लाइन लिखनी होंगी और पूरे 4 मार्क्स मिल जाएंगे। यहाँ पे स्टेटमेंट लिखें 1 नंबर और 3 नंबर में ये बताएं। अब जैसे इसमें आपको पहले ये देखना होगा कि ये हीट प्लस एरो के बाद है, इसका मतलब ये एक्सोथर्मिक है, सही है, ये पकड़ा आपने एक्सोथर्मिक। अब आप सिर्फ इतना लिखेंगे कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे अगर, तो रिवर्स डायरेक्शन में रिएक्शन आएगा, क्योंकि एक्सोथर्मिक में हम ऑलरेडी हीट इवॉल्व हो रही होती है। और फिर प्रेशर के लिए ये देखेंगे कि 1+3 वॉल्यूम इज इक्वल टू 2, यानी 4 इज ग्रेटर देन 2, यानी मोल या वॉल्यूम रिएक्टेंट का ज्यादा है और प्रोडक्ट का कम है। तो इसमें आप ये बोलेंगे कि प्रेशर जैसे हम बढ़ाएंगे रिएक्शन राइट पे भागेगा, क्योंकि अवे फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन जाता है या वॉल्यूम। इसको दो लाइन की इंग्लिश में लिखेंगे, मैं तो शॉर्ट हैंड बता रहा हूँ, वरना रेफरेंस 155 पे, 155 पे यही नहीं है जैसा है, यानी थ्योरी का आईटीक्यू क्वेश्चन। इसमें इस तरह देखेंगे कि हीट एब्जॉर्ब हो रही है, एरो से पहले एब्जॉर्ब और एरो के बाद इवॉल्व, सही है, तो इसका देखिए एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ये पकड़ा पहले। अब एंडोथर्मिक है तो इसका मतलब है कि हीट ऑलरेडी एब्जॉर्ब हो रही है रिएक्टेंट्स के साथ, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो होगा क्या, रिएक्शन राइट पे भागेगा, यानी मोर प्रोडक्ट बनेगी। एरो का मतलब है कि जिस तरफ जाएगा ना वो चीज ज्यादा बनने लग जाएगी, अगर राइट पे एरो गया तो इसका मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन हुआ, प्रोडक्ट ज्यादा बनने लग जाएगी, यानी नाइट्रिक ऑक्साइड। इसमें एरो लेफ्ट पे गया, इसका मतलब है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ज्यादा बनने लग जाएगी, समझ रहे हैं। और इसमें वॉल्यूम देखें 1+1, 1+1, ये 1 ये 1 और इधर 2, अगर बराबर हो जाए कभी वॉल्यूम यानी मोल, तो प्रेशर का चेंज कोई इफेक्ट नहीं करेगा, नो इफेक्ट। पता चला कुछ, ये ली शेडलियर की एक्सप्लेनेशन को उसने बड़े तरीके से आपसे आईटीक्यू में मांगा, और ये एक्सपेक्टेड है, बता दूं, बी अवेयर। मैं जो चौंका रहा हूँ सिर्फ डरा नहीं रहा हूँ, इसको जरिए अहमियत दे दिया। तो अब केमिस्ट्री के बारे में नहीं जानते, मैं 27 साल से जान रहा हूँ, केमिस्ट्री सबसे ज्यादा ट्रिकी सब्जेक्ट है पेपर के लिहाज से, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में इसकी चीजें हिली भी आती है, छोटी छोटी बहुत चीजें होती है फिजिक्स में, और मैथ्स में ये इशू इतना कम होता है, तो इसको देख लीजिएगा जरा। ब्रॉन्स्टेड लॉरी बिल्कुल एक्सपेक्टेड है, साइंटिफिक रीजन करनी है तो देख लीजिएगा, वरना आपके ऊपर। मिक्स है चैप्टर 3, 5, 9 की एमसीक्यूज, सॉरी रीजंस एक्सपेक्टेड वैसे हैं इसमें, ये सारी रीजन अगर करेंगे तो कर सकते हैं, लेकिन रीजन टू द पॉइंट लिखिएगा, फालतू बातें नहीं लिखिएगा। डिफरेंशिएट का सवाल एक आएगा तो, लेकिन ये जरा उन्होंने दिया ट्विस्टर। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं लाइन और उसमें कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में डिफरेंस, लेकिन उसने देखिए क्या दिया है, एमिशन और एब्जॉर्प्शन। तो इसकी डेफिनेशन एक लिख दीजिएगा और एक कैरेक्टरिस्टिक लिख दीजिएगा, तो 2 नंबर मिल जाएंगे। 33 पेज पे बुक से कर लें या नोट से कर लें, यानी ये बताने का मकसद है कि आप अपनी तैयारी डिस्टर्ब नहीं करें। अगर कोई कह रहे यार एक किया हुआ एक और कर लेते हैं, 2 लाइन का तो होगा, उसके लिए है, अपनी तैयारी को डिस्टॉर्ट नहीं करें आप इस एक दिन में। ये एक बताने का मकसद है कि जहां आ जाए, इस पे बहुत चौंका है, ये जरूर कर लें, आ जाएगा तो आपकी भी लॉटरी लग गई, हमारी भी लग गई, समझे पॉइंट ये। तो यहाँ पे पहला पॉइंट हमेशा डेफिनेशन का हो,
काफी सारे स्टूडेंट पूछ लेंगे सर कितने डिफरेंस दिखने, 2 पॉइंट्स, सही है, और 1 पॉइंट हो आपका सेकंड पॉइंट। अब वो एग्जाम्पल के अलावा होनी चाहिए, अदर देन एग्जाम्पल, ये ख्याल रखिएगा, एग्जाम्पल इज नॉट द पार्ट ऑफ डिफरेंस। डेफिनेशन हमेशा फर्स्ट पॉइंट हो, ये बहुत ध्यान रखिए, और इसमें हेडिंग लगा देंगे अगर डिफरेंस में तो मक्खन हो जाएगा। ये अंदर की बात बता रहा हूँ, आखिरी वक्त में पुट हेडिंग इन डिफरेंस क्वेश्चन, तो मजे हो जाएंगे आपके कि आपने सर विवाद की बात आखिरी वक्त में मांगी तो उसने दो दो नंबर, दो दो डिफरेंस पे, और हेडिंग के बीच में यहाँ पे हेडिंग के यानी जैसे ये आपने कॉलम बनाए दो, तो आप यहाँ पे डेफिनेशन लिखेंगे और इधर वन इसका, ये बदल वन, यानी सेंटर वाले कॉलम पे वो हेडिंग लग जाएगी, सही है। तो ये हो गया सेक्शन बी का मंजर। सेक्शन बी के अंदर ही ये न्यूमेरिकल अब मैं आपको जरा दिखा दूं जल्दी जल्दी, और सेक्शन सी सारा एक्सपेक्टेड है, वो आखिर में दिखा देंगे 2 मिनट में। अब देखें ये सवाल, मजे की बात बताऊं कहाँ से लिया उसने, ओल्ड बुक में से लिया। अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट जिसके पास पुरानी बुक पड़ी हुई हो जो इस बुक के आने से पहले चलती थी कराची में, उसकी ये सॉल्व एग्जाम्पल है। कह रहे सोडियम थायोसल्फेट के कितना ग्राम यानी मास बनेगा अगर 200 ग्राम तमाम रिएक्टेंट्स को यानी रीएजेंट्स को हम रिएक्ट करें। तो अगर ये फर्क है आ भी जाता है, जो कि बहुत कम चांस है, क्योंकि 3 रिएक्टेंट वाला जो है ना नहीं आ सकता फर्स्ट ईयर में और सेक्शन बी में, क्योंकि चैप्टर 1 का न्यूमेरिकल आना है सेक्शन बी में, ये भी बता दूं। सेक्शन सी में केमिस्ट्री के 2 न्यूमेरिकल आएंगे, लेकिन वो चैप्टर 1 में से नहीं आ सकते, ठीक है। तो अब ये इक्वेशन, क्योंकि उसने कहा रिएक्ट टुगेदर, अब सोडियम थायोसल्फेट उसने कहा बनेगी, तो कुछ स्टूडेंट अब कहेंगे सर इक्वेशन हमें बनाना सिखा दें, तो 1 मिनट में थोड़ी बनती है, टाइम लगता है इसमें। तो सोडियम थायोसल्फेट बना दिया, 3 चीजें इनको मिलाने का कहा तो वो हो गया, लेकिन अब देखिए बैलेंस हमें खुद फिर करना पड़ेगा, और फिर ये भी पता हो कि यहाँ पे कार्बोनेट है, तो कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड को जनरेट करेगा, लिबरेट करेगा। ये उन मुश्किल वक्त के लिए बता रहा हूँ, सेकंड ईयर में काम आएगा कि इक्वेशन नहीं है तो बनाए और फिर बैलेंस करें, क्योंकि अगर बैलेंस नहीं है और आपने लिमिटिंग रिएक्टेड या स्टेशनोमेट्री के क्वेश्चन कर दिए तो सारा काम खराब हो जाएगा। चेक आउट दैट इक्वेशन इज बैलेंस्ड, यानी माशाल्लाह आपका जो पेपर होने जा रहा है उसमें भी इक्वेशन गिवन होगी लिमिटिंग रिएक्टेंट और स्टेशनोमेट्री की, बैलेंस जरूर देख लीजिएगा, उसके बाद सॉल्यूशन करना शुरू कीजिएगा, क्योंकि कभी नहीं बैलेंस करेगा 10 सालों में मैंने देखा ही है, तो वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि बैलेंस के बगैर ये कैलकुलेशन स्टेशनोमेट्रिक और लिमिटिंग की नल एंड वॉइड बेकार। अब उसने हर चीज का 200-200 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है, तो 200 ग्राम एक ही लाइन में लिख दिया सबका। सोडियम थायोसल्फेट, इसको थायोसल्फेट कहते हैं जो H2O3 होता है, इसकी वैलेंसी जो है 2 होती है, इस वजह से ये 2 आ गया सोडियम के नीचे। अब अगर आपने लिमिटिंग रिएक्टेंट की मेरी वीडियो देखी है तो जाके देखें, बस सवाल नहीं है, मेथड पुराने नहीं, अब हम इन तीनों के मोल निकालेंगे 200 ग्राम में, फिर मोल कंपैरिजन करेंगे कि सोडियम सल्फाइड कितना दे रहा है थायोसल्फेट, इक्वेशन ऑफ रिएक्शन बैलेंस है, कार्बोनेट कितना दे रहा है सोडियम कार्बोनेट सल्फर डाइऑक्साइड, जो इनमें से सबसे कम दे रहा होगा वो हो जाएगा आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट, और उसकी बुनियाद पे हमारा मास आ जाएगा सोडियम थायोसल्फेट का, जो अब जल्दी जल्दी दिखा रहा हूँ खुद ही से देख लें, क्योंकि उसकी वो वीडियो पूरी एक्सप्लेनेटरी मौजूद है वीडियो यूट्यूब पर भी और मेरे समझाने में भी। अब सबसे पहले चूंकि ये अनकॉमन नॉन फैमिलियर किस्म के रिएक्टेंट्स हैं, तो इनके हम मोलर मास एक अलग निकाल लेंगे, ठीक है। आपको एटॉमिक मासेस गिवन होंगे, पेपर जरूर सही से पढ़िएगा, एटॉमिक मासेस जो हैं वो सेक्शन बी के ऊपर गिवन होंगे, सही है, बोर्ड एग्जाम में आपको याद नहीं करना है, एमसीक्यूज में गिवन नहीं होंगे, एमसीक्यूज में ध्यान रखिएगा। एमसीक्यूज में जो भी ऐसी एमसीक्यूज आएगी ना जो मोलर मास जैसी होगी जरूरत वाली, वो आपको अपने दिमाग से करना होगा, लेकिन सेक्शन बी और सी में जितने न्यूमेरिकल हैं उसके अंदर यूज होने वाले तमाम एटम्स एलिमेंट्स के मोलर मास, एटॉमिक मास, मोलर मास गलत बोल दिया सॉरी, एटॉमिक मासेस गिवन होंगे टॉप ऑफ द लिस्ट, जैसे सोडियम का 23 गिवन होगा, सल्फर का 32 गिवन होगा, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, ये गिवन होगा, आपको याद नहीं करना है, सही है। लेकिन सेक्शन ए में एक आधी ऐसी एमसीक्यूज फंस जाएंगी अगर आपने नहीं दिमाग में किया होगा। ग्राम पर मोल में ही आगे सारे मोलर मासेस, अब बारी बारी तीनों के निकालें, मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास से 200 गिवन है सबका, 200 से डिवाइड मारते जाए इन तीनों को,
एहतियात से ये मोलर मास निकालिए, क्योंकि कॉमन SO2 कॉमन है 64, अक्सर याद होता है ये। सोडियम सल्फाइड, सोडियम कार्बोनेट, कैलकुलेटर सही चला लीजिएगा। ये आपका स्टेप 1 हो गया यहाँ पर, सही है, यानी हम मोल निकाल लिए। अब मोल को कंपैरिजन करेंगे इक्वेशन से कि इसका 2 कितना दे रहा है, फिर इसका 1 कितना दे रहा है, और फिर इसका 4 कितना दे रहा है, यानी रिलेशन। मोल कंपैरिजन इन इक्वेशंस रिलेशन। अब देखिए 2 गिव 3, 1 यूनिटी मेथड से 2 अपॉन में क्रॉस चला गया, और फिर यहाँ पे ये जो आया ये आपका अगला स्टेप बन जाएगा। तो ये गलत, तो ये गलत, चेन गलत हो जाएगी पूरी न्यूमेरिकल। अब इसमें यही काम 3 दफा करना है। पहले इसका कंपैरिजन कर लिया सोडियम सल्फाइड से, अब करेंगे सोडियम कार्बोनेट। अच्छा, जिसमें इधर 1 होगा वो बचत हो जाएगी, ये क्रॉस मल्टीप्लाई डिवाइड वाली। जैसे इसमें 2 था तो देखिए 3 लाइन में हुआ, लेकिन जिसमें ऑलरेडी 1 होगा, जैसे यहाँ पे 1 है, 2 ही लाइन में फारिग हो जाएगा, सही है। अब उसमें अगले में 4 है, तो 4 गिव 3, 1 गिव 3 अपॉन 4, तो देयरफॉर 3.12, यानी जो पिछले स्टेप में आएगा वो अगले स्टेप में जाएगा, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे आया वो आगे गया। अब इन तीनों को आपस में देखेंगे हम, इसका 5.6 है, इसका 2.3 है, और इसका 3.8 है। सबसे छोटा कौन सा है, 2 पॉइंट वाला। ये 2 पॉइंट वाला किसने दिया, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड ने। अच्छा, ये निशान नहीं लगाइएगा इम्तिहान में, ये तो मैंने इमरजेंसी वीडियो बनाई है तो उसके लिए किया है, आप ये निशान मत लगाइएगा, आप पूरी इंग्लिश लिखिएगा, सही है। अब लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या हो गया, अब जिस लिमिटिंग रिएक्टेंट ने सबसे कम मोल दिया है उसको सोडियम थायोसल्फेट के, यानी वही वाले फॉर्मूले का क्रॉस में कि M, अब ये चाहिए तो ये उधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब मोल हमने निकाला हुआ कम से कम वाला, कम से कम वाला लीस्ट मास देगा हमेशा लिमिटिंग रिएक्टेंट, उससे एहतियात से इसका मोलर मास ऑन द स्पॉट निकालें। सोडियम के 2 हैं, सल्फर के 2 हैं, ऑक्सीजन के 3 हैं, एटॉमिक मासेस गिवन होंगे, एहतियात से कैलकुलेटर, ग्राम्स में आ गया आपका मास। तो ये न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन मैं इसको बोर्ड एग्जाम में एक्सपेक्ट इसलिए नहीं कर रहा कि 3 रिएक्टेंट वाला बोर्ड में नहीं आ सकता। ग्राउंड स्टेट, ये जरा पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन काइंडली सही से, कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सवाल में ग्राउंड स्टेट तो नहीं लिखा हुआ है, अगर लिखा हुआ है तो जरा इसको देखें गौर से। अक्सर स्टूडेंट इसको याद करके बैठे हुए हैं कि इसका 4s2 की बजाय 4s1 और 3d10 होता है, क्योंकि वो हुंड्स ने बताया था कि आइदर हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स और कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। इसकी मेरी वीडियो भी मौजूद है चैप्टर नंबर 2 के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेड इजियर, देखिएगा। लेकिन ये बारीकी क्या बता रहा हूँ, ये नहीं बता रहा हूँ, वीडियो देखिएगा, ये देखें। ग्राउंड स्टेट का मतलब है जो तरतीब है ना ऑफ प्रिंसिपल की, उससे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना, इररिस्पेक्टिव के हाफ फील्ड, मोर स्टेबल, लेस स्टेबल, उसके पर है। ये ध्यान रखिएगा बस। बाकी जो है सीधा है, प्लस का मतलब कैटायन होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से उतने इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे। अच्छा, सिर्फ प्लस लिखा होगा तो भी वही मतलब है, काफी सारे स्टूडेंट परेशान होते हैं प्लस का मतलब क्या है, 1 लिखा नहीं है, समझे। जैसे यहाँ पे देखें माइनस के ऊपर 1 नहीं लिखा, तो ये बी आर माइनस है खाली, यानी -1 लिख दे ना लिख दे, +1 लिख दे ना लिख दे, 2 3 लिखेगा, सही है। प्लस का मतलब कैटायन लॉस करेगा, माइनस का मतलब एनायन गेन करेगा। कुछ स्टूडेंट मुझसे पूछते सर ये लिखना जरूरी है, बेहतर है बेटा, क्योंकि इससे कंफर्म हो जाता है कि बच्चा छाप नहीं रहा है, नकल नहीं कर रहा है, कि उसने पहले बताया कि इलेक्ट्रॉन गए हैं या आए हैं, उतने कम ज्यादा किए, फिर उसकी कॉन्फ़िगरेशन की। अब 18 की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, 2 + 2 + 6 + 2 + 6, 19 की नहीं करेंगे। सीधा यहाँ पे देखें 35 की नहीं करेंगे, 36 की करेंगे, कि 2 + 2 + इसकी मैं ट्रिक बताइए, 10 ये हो गए, 20 ये हो गए, 30 ये हो गए, 36 ये हो गए। अब यहाँ पे ये 10 हो गए, ये 18 हो गए, ऊपर काउंट कर लें। समझ में आ रहा है, मैं तेज तेज बता रहा हूँ क्योंकि ये रिवीजन है। ये न्यूमेरिकल, ये बताऊं कहाँ से दिया उसने, ओल्ड बुक से। प्रोफेसरों के पास किताबें पुरानी होती हैं, वो स्टूडेंट को मुतवज्जो करते हैं कि देखो बेटा सिर्फ बुक से नहीं करो, प्रैक्टिस के लिए कहीं से करो। केसी के न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन सी में भी जा सकते हैं, सेक्शन बी में भी, इसको ध्यान रखिएगा। कह रहे कितने मोल बनेंगे क्लोरीन के जब फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड डिकम्पोज डिसोसिएट होकर ये दो चीजें। टेम्परेचर सिर्फ इसलिए होता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर केसी कांस्टेंट रहता है, सही है, थ्योरी भी पढ़ लें। ये शो पीस होगा पूरे चैप्टर नंबर 7 और 9 के न्यूमेरिकल में, इसका कोई यूज नहीं होगा, चैप्टर 7 में भी और चैप्टर 9 में भी। टेम्परेचर शो पीस,
इसका कोई यूज नहीं है, सिर्फ थ्योरी में, हाँ एमसीक्यूज में है। ठीक है, वेरी गुड, रिस्पॉन्स तो कुछ दिया करें भाई, आप लोग मेरी एनर्जी हैं, आप लोगों से मैं चलता हूँ। वेसल का वॉल्यूम दिया हुआ है, केसी की वैल्यू दी हुई है, यानी रिवर्स न्यूमेरिकल है, केसी को देकर मोल पूछ रहा है। लेकिन जिन लोगों ने इसके साथ मेरे न्यूमेरिकल किए हुए हैं केसी के वीडियो के अंदर या कहीं भी, वो जानते हैं कि ये न्यूमेरिकल मजेदार होते हैं अगर करने वाले। मोल, वन मोल सही है, केसी दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है और क्लोरीन के मोल पूछ रहा है। ठीक है यहाँ तक। अब इसके लिखने की ट्रिक मैंने बताई कि आपकी आंसर स्क्रिप्ट थोड़ी चौड़ी होगी, राइट पे लिखिएगा इक्वेशन को, क्योंकि उसके नीचे लिखते जाना है इनिशियल मोल, इक्विलिब्रियम मोल और कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, और लेफ्ट पे वो टाइटल लगाते जाना है कि ये इनिशियल मोल हैं रिस्पेक्टिव रिएक्टेंट प्रोडक्ट के, ये इक्विलिब्रियम मोल हैं रिएक्टेंट प्रोडक्ट के। तो गिच पिच ना हो, साफ सुथरा हो, सही है। न्यूमेरिकल तो खास करके साफ सुथरा हो तो नंबर बिल्कुल लश मिलते हैं, बेहतरीन। अब वन मोल इसके इनिशियल होंगे तो इसके 0 0 होंगे, पक्की बात है, सही है। अब इसके अगर एक्स मोल बनेंगे तो इसका एक्स माइनस होगा। अब यहाँ पे है एक बारीकी, कुछ बच्चे कहेंगे सर 2x माइनस क्यों नहीं किया, इसलिए कि यहाँ पे गौर से देखो 1 PCl5 नजर आया। इसी के सामने मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। अब जैसे यहाँ पे होता 2HI और H2I2 वाली इक्वेशन, तो इसमें हम 2x लिख सकते हैं, ये जरा ध्यान रखें। यानी ये जो 2 पहुंचता है ना x के साथ या नहीं पहुंचता है, इसका दारोमदार ओरिजिनल इक्वेशन पे होता है, रट के नहीं होता है। अब जैसे यहाँ PCl5 में 1 है, अगर आपने यहाँ पे 2 दफा x माइनस कर दिया 2x, तो सारा काम हो गया खत्म। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बहुत ध्यान रखिएगा इस बात का, वरना पूरी तफसील से आके चैप्टर नंबर 7 की वीडियोस देखें, जिसमें मैंने केसी के न्यूमेरिकल बहुत तरीके से समझाए हैं 2 साल से। ये चलें, इट्स नेवर टू लेट। अब मोल हो गए, मोल अपॉन वॉल्यूम को कहते हैं कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन आ गई जनाब, कितना वॉल्यूम का बर्तन का, वेसल का, कंटेनर का, 10, तो 10 10 10, सही है। अब केसी की एक्सप्रेशन रख दें, ख्याल रखिएगा ऊपर प्रोडक्ट आता है और नीचे रिएक्टेंट आता है, ये सबको पता ही है माशाल्लाह। अब ऊपर रखें इतिहास से x अपॉन 10 x अपॉन 10, नीचे रखें 1 माइनस x अपॉन 10, एक 10 तो फारिग हो गया, बाकी जो बचा उसको उलट पलट कर दिया तो x x स्क्वायर और 10 इसका बचा और 1 माइनस एक्स रेसिप्रोकल हो गया, क्योंकि इसके नीचे जो 1 बचा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 10 को 0.04 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई एक आगे हो जाएगा ये। उसके बाद ब्रैकेट खोल दें, ये आई आपकी बहुत दिनों के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्री मेडिकल वाले बहुत गौर से देखें, इसके 2 तरह के न्यूमेरिकल होते हैं, अगर तो ये दोनों पे स्क्वायर आ जाता तो ये सवाल हो जाता हल्का, जैसे इसके अंदर ऐसा होगा। ठीक है, ये 2 स्क्वायर बन जाएगा, वो स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट का तोड़ होता है। यहाँ पे तो स्क्वायर रूट की टेक्निक चलाएं, सही है। लेकिन यहाँ हम फंस क्यों गए, क्योंकि देखिए ऊपर स्क्वायर आया नीचे नहीं आया, इस 1 की वजह से। ठीक है, ये है बारीकियां। अब एहतियात से ये उधर जाएगा प्लस होगा, ये उधर जाएगा माइनस होगा, क्वाड्रेटिक बन गई। अब क्वाड्रेटिक की शक्ल याद करें 2 साल पहले की, 1 साल पहले की, इसकी शक्ल होती थी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यानी अब जो x स्क्वायर के साथ लिखा है वो a का काम करेगा, x के साथ जो लिखा है वो b का, यानी कोफिशिएंट्स, और माइनस के साथ ध्यान से c। अब इस फॉर्मूले को रिकॉल करें, मैथ्स वालों को तो पता है, मेडिकल वाले देखें, इसके अंदर एहतियात से रखेंगे, जो x आएगा वो आंसर तो हो जाएगा, लेकिन प्लस माइनस है तो 2 आंसर आएंगे, एक एक्सेप्ट होगा एक रिजेक्ट होगा, किस बिहाफ पर, गौर से देखिएगा जो सर बोलेंगे। एहतियात से अब आपने रखा एबीसी को, कैलकुलेटर चला स्क्वायर का, मल्टीप्लाई का, माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, दोनों को प्लस किया, स्क्वायर रूट निकाला, समझ रहे हैं ना भाई। अब यहाँ पे आइदर और आया, एक दफा प्लस के साथ लिया 1.34 और एक दफा माइनस के साथ लिया। आदत बना लीजिएगा कि 2 to 3 डेसिमल प्लेस फिजिक्स केमिस्ट्री हर सब्जेक्ट में, मैथ्स में आदत बनाना, 2 डेसिमल प्लेस से कम नहीं, और 3 तो सबसे बेस्ट है कि 3 डेसिमल प्लेस की आदत बना लें न्यूमेरिकल करने में या कैलकुलेशन वाले सवाल करने में। अब इसमें माइनस, इस प्लस वाले को लिया तो ये आ गया जवाब, और इस वाले को किया तो माइनस में आ गया। अब हम जानते हैं कि मोल माइनस में बन नहीं सकते, यानी आपने 2 कप पानी लिया, आधा कप दूध लिया, चाय बनाई, चाय बन गई, वही माइनस आधा कप, क्या मतलब हुआ
हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब है कि नेगेटिव मोल जब भी आएंगे वो डिस्कार्ड हो जाएंगे, नॉट एक्सेप्टेबल हो जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव मोल बन ही नहीं सकते नामुमकिनात में से। सही है। और दूसरा जो है 0.467 जो मोल आया, क्योंकि हमने एक्स लिया था मोल, याद है। और क्लोरीन, अब जरा ध्यान रखिए, क्लोरीन पूछा है तो सिर्फ क्लोरीन ही का जिक्र कीजिएगा, वरना PCl3 के भी उतने ही मोल बनेंगे इक्विवेलेंट। जैसे इसका सवाल आ जाए बोर्ड में, तो अगर आयोडीन के कितने मोल बनेंगे ना, उतने ही हाइड्रोजन के बनेंगे। सिमेट्रिकल इक्वेशंस होती है, 1 1 1 1, जैसे ईस्टर वाली है 1 1, या ये वाली बड़ी मशहूर एक इक्वेशन है 2NO वाली, N2 प्लस O2 और डबल एरो 2NO। सही है। अब माइनस वाली रिजेक्ट हो गई, प्लस वाला हमारा मोल बन गया आंसर। तो देख रहे हैं सिर्फ इसमें अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सही क्लिक कर जाए और एहतियात से हम यहाँ पे इस 1 को ध्यान में रखें, तो ऐसा नामुमकिन नहीं है कि हम अनसीन न्यूमेरिकल को भी हिम्मत करके अटेम्प्ट करें, उसमें हाथ डालें। और मेरा मशवरा है, हौसला आपको दे रहा हूँ कि ऐसे न्यूमेरिकल्स को देखते ही मत छोड़ दीजिएगा कि बुक के नहीं है, कहाँ से आए, क्यों आए, सी पेपर। गिव इट अ ट्राई, इंशाल्लाह यू विल कम आउट विद गुड पॉजिटिव रिजल्ट के सही करके आए माशाल्लाह बोर्ड के एग्जाम में। केपी का न्यूमेरिकल ये नसीब का है कि हल्का न्यूमेरिकल आ गया केपी का, बस आपके पास ये फॉर्मूला हो, क्योंकि बहुत कम बच्चों को याद रहता है केपी केसी का रिलेशन। अब उसने केसी दिया हुआ है, आर की वैल्यू दे ना दे, चैप्टर 4 से आपको याद हो जाए तो बहुत अच्छा है। आर की वैल्यू दे जरूरी नहीं है। सही है। और इसमें एक मिस प्रिंटिंग है आदम जी वालों की, यहाँ पे केल्विन होना चाहिए, मिस प्रिंटिंग बता रहा हूँ, आदम जी के पेपर में एक मिस प्रिंटिंग रह गई, मैंने अपने पास से नहीं लिखा है, ये देखना, मोल केल्विन, क्योंकि लीटर तो ऑलरेडी डीएम क्यूब होता है ना बेटा, लीटर का मतलब डीएम क्यूब होता है, ये केल्विन होगा। सही है, करेक्शन समझ आ गई। ओके, बोर्ड में होगी तो आप टीचर को बुला के करेंगे, खुद से कर लेंगे तो अच्छी बात है, टाइम जाया नहीं होगा, लेकिन जिसको शक होगा टीचर को बुलाया करें। अब इसमें ये डेल्टा एन बस पता हो क्या है, प्रोडक्ट मोल्स माइनस रिएक्टेंट मोल्स, डिफरेंस है ये मोल्स का, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट। प्रोडक्ट पहले लिखेंगे, रिएक्टेंट बाद में, उल्टा माइनस कर दिया तो हो गया काम खराब। ये प्रोडक्ट फाइनल है, रिएक्टेंट इनिशियल है। अब ये बस निकालें, अब कैसे हमें पता चलेगा सर, इक्वेशन देखें, ये प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट के कितने हैं 2, ये रिएक्टेंट है कितने है भाई 1 + 3, तो अब यहाँ पे प्रोडक्ट के 2 हो गए, माइनस अगर प्रोडक्ट भी दो दो होंगी तो दोनों का यहाँ सम करेंगे, 1 + 3 में 4 हो गया, 2 माइनस, अब देखिए माइनस में आ गया डेल्टा, नो टेंशन, मैथ चलेगी आगे। समझ रहे हैं। ओके, आसान न्यूमेरिकल है, परेशान नहीं हुआ करें बच्चों। के पी के साथ यहाँ पे के सी गिवन था, आर याद होना चाहिए, गिवन है वरना इस सवाल में। टेम्परेचर को केल्विन बनाना मत भूलिएगा, उसने 27 डिग्री सी दिया है, अगर ये रख दिया तो गलत हो जाएगा, मस्ट बी केल्विन। हम जानते हैं कि केल्विन जरूरी है गैस की स्टडी में, और हर चैप्टर नंबर 4 7 वगैरह में, 7 में तो वैसे इस न्यूमेरिकल के अलावा जरूरत ही नहीं पड़ेगी टेम्परेचर की, जैसा भी पीछे बताया केसी में, और उसमें रेट कांस्टेंट वाले में ये सिर्फ 100 पीस होता है। केपी में जरूरत इसलिए पड़ गई कि इसके फॉर्मूले में जरूरत है। अब मल्टीप्लाई किया है -2, कैसे डील होता है भाई, अगर कोई कहते हैं x-2 है तो कहोगे भाई इसके नीचे 1 है, ऊपर आ जाएगा उल्टा पुल्टा रेसिप्रोकल, तो ये स्क्वायर होकर नीचे हो गया, इसका स्क्वायर करें, डिवाइड करें। केपी हैज नो यूनिट्स रेशो, तो नो यूनिट्स, एहतियात से कैलकुलेटर और आंसर। आसान है, गुड। ये वो सवाल है नसीब का जो बुक का नहीं है ना पुरानी बुक का है, ये है मॉडरेट न्यूमेरिकल जिसमें मोलर मास या डेंसिटी पूछ रहा है। अब देखो ये मैं बता रहा था एमसीक्यूज में जो उसने दिया है डीजे वाले ने, वो यही है, इसको देख के कर लीजिएगा, डेंसिटी इज पीएम, वो वाला पीएम नहीं है भाई, प्रेशर है और मोलर मास है। समझ रहे हैं ना मेरी बात, वेरी गुड। डेंसिटी दी हुई है ग्राम पर डीएम क्यूब में, डीएम क्यूब को लीटर भी दे दे तो परेशान मत होइएगा, हाँ सीएम क्यूब दे तो बहुत ध्यान से चेंज कीजिएगा, सीएम क्यूब दे दे तो उसको डीएम क्यूब बनाइएगा, डिवाइड बाई 1000 से, ठीक है, नो टेंशन नो मेंशन रिलैक्स, 10⁻³ से डिवाइड। टेम्परेचर को केल्विन बना लिया, प्रेशर एटमॉस्फेयर में ही रहेगा, क्योंकि आर के अंदर जो यूनिट्स हैं
वही यूनिट्स यहाँ होनी चाहिए सेम। बस ये ध्यान रखें, जितने भी ऐसे न्यूमेरिकल जिसमें आर है उसके प्रेशर को छेड़िएगा मत। सही है। मोलर मास पूछ रहा है, कैपिटल है फॉर्मूला। सर हम ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? बिल्कुल, ये ओके फॉर्मूला है, इसको ये इतना लंबा पहुंचाना जरूरी नहीं है, तो इससे होते हुए पहुंचे डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। ये ऑथेंटिक फॉर्मूला है, कैन बी यूज डायरेक्टली। कुछ बच्चे परेशान हो जाते हैं, सर हम इसको ड्राइव करके दिखा दें ये जनरल गैस इक्वेशन में। क्या कर रहा है भाई, टाइम ज़ाया हो जाएगा। डी की वैल्यू रखी सवाल में से, आर की रखी सवाल में से या दिमाग से, टेम्परेचर केल्विन वाला, प्रेशर 1 से बचत हो गई, वरना पॉइंट्स में होता तो कैलकुलेटर चलता। नियरली मल्टीप्लाई करें और अच्छा, यहाँ पे कभी कभार ऐसे जवाब आएंगे तो वो गैस का नाम भी पूछ सकता है कि ऑल्सो आइडेंटिफाई द गैस। एक बोनस चीज बता रहा हूँ, उसको संभालें। वो कहेंगे बूझो तो जाने कि गैस कौन सी है। तो ये नहीं मतलब है कि आपको वो केमिस्ट बनाना चाह रहे हैं। फर्स्ट ईयर में अच्छे स्टूडेंट है, 44 है, कहेंगे भाई कार्बन डाइऑक्साइड लग रही है। 16 आ जाता तो कहेंगे मीथेन लग रही है। समझ रहे हैं? 4 आ जाता कहते हैं हीलियम लग रही है। नामुमकिनात कुछ नहीं है, बस मेहनत करें बच्चे। 32 आ गया, कहेंगे ऑक्सीजन लग रही है। ठीक, आखिरी न्यूमेरिकल और उसके बाद सेक्शन सी, और आप लोगों की छुट्टी के टाइम बड़ा कीमती चल रहा है। ये ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन में से दे दिया उसने, और इस तरह का एक्सरसाइज में एक है, बस उसने वैल्यूज भर दी है, खुद ही आप देख लें कि भारी गैस को ऊपर रखिएगा, मैंने इसकी भी वीडियो है। हैवियर गैस ऊपर रखें और लाइटर गैस को नीचे रखें। सर हमें कैसे पता चलेगा? तो भाई मोलर मास से। SO2 का 64 है, ज्यादा है। CO2 का 44 है, कम है, तो भारी हल्की पता चल गई। जब यहाँ भारी हल्की होगी तो वहां उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्टेटमेंट वगैरह आपने याद की हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ग्राम लॉ, डाल्टन लॉ। सेक्शन बी में आने की उम्मीद बन रही है इसकी, बहुत अहम। न्यूमेरिकल भी, थ्योरी भी प्रैक्टिस कीजिए। अच्छा, ऐसे में नो कन्वर्जन, जिसके अंदर रेशो होगा ना, रेशो में नो कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। दोनों वॉल्यूम में डीएम क्यूब बनाएंगे इस सारा। इसमें तो इसकी मजबूरी थी कि आर के अंदर डीएम क्यूब था, तो यहाँ ये कन्वर्जन करनी पड़ेगी अगर सीएम क्यूब दे दे। पिक कर रहे हैं? इसमें नो कन्वर्जन, रीजन रेशो है। नो कन्वर्जन ऑफ सीएम क्यूब इनटू डीएम क्यूब, रीजन सिंस इट इज रेशो। रेशो में गिवन है तो कोई जरूरत नहीं है, जैसे P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2, इस फॉर्मेट वाला सवाल आ जाए तो बस सेम सेम यूनिट्स को देखिएगा, कन्वर्जन करने मत बैठ जाइएगा। अगर ये भी सीएम क्यूब है, ये भी सीएम क्यूब, जस्ट पुट एंड गेट, क्योंकि रेशो बनना है ना बेटा। बस ये ध्यान है कि ये मस्ट बी इन कैल। यहाँ पे ये नहीं कि अब रेशो है तो रॉकेट चला दिया। वैसे तो माशाल्लाह हम जो है कामयाब चल रहे हैं आजकल, जो है कशीदा हालात में नारे वारे लगा दिया करेंगे अभी पाकिस्तान के हक में, मुसलमानों के हक में। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए और सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। वैल्यू रख दी, रेसिप्रोकल किया, रेसिप्रोकल रख के 5 5 काट दिया, जो बचा उसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यानी सल्फर डाइऑक्साइड की चेकिंग भी है। भारी गैस है, ज्यादा टाइम लेगी फ्यूज होने में, हल्की गैस है, कम टाइम लेगी। लेकिन 10.2 जो आया वो ज्यादा टाइम है 8.5 के, चेक भी हो गया। कभी कैलकुलेटर साइन मरवा दे तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अपने ध्यान में कैलकुलेटर के बगैर दिमाग से, यहाँ पे मेरा 6 आ जाता, 4 आ जाता, मैं चेक करता क्रॉस चेक, कैलकुलेटर साइन को नहीं देखता। समझे? तो ये बारीकियां जो बता रहे हैं सर, फायदा उठा लीजिएगा, क्योंकि केमिस्ट्री और आगे फिर फिजिक्स और मैथ्स के भी तगड़े पेपर बचे हुए हैं। तो आपको A1 लेनी है माशाल्लाह सर जवाब के साथ, और अल्लाह ताला के एहसान और करम सबसे ऊपर। सेक्शन सी देख लेते हैं भाई, क्या एक्सपेक्टेड है? कॉजेज ऑफ डेविएशन, आइडियल गैस, वॉन्डरवाल बिल्कुल पक्का घोल के पी लें। चैप्टर नंबर 4 गैसियस, लॉ ऑफ मास एक्शन, केसी की डेरिवेशन और केसी केपी का रिलेशन। बहुत लंबा सवाल है लेकिन सुन लें, सेक्शन सी में बहुत लंबे लंबे सवाल होंगे। राइटिंग पावर और टाइम मैनेजमेंट बहुत लश कीजिएगा भाई। टाइम मैनेजमेंट जो मैंने अपनी वीडियो में बताया है उसको फॉलो करें, जो टारगेट गैस पेपर के साथ और पेपर अटेम्प्टिंग में बताया है। तो देख रहे हैं, 2 2 3 3 सवाल जोड़ रहा है। अगर 13 से 14 मिनट में आप एक लॉन्ग नहीं करेंगे, मसला फंस जाएगा कि आता हुआ सवाल गड़बड़ा गया। बहुत थ्योरी और उसके साथ एक डेरिवेशन के आने का बहुत चांस है। और ये देखिए, ये सवाल कुछ लोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसने घुमाया है सवाल को। किस वाले सवाल को बोले?
कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वाले को और राउल्स लॉ को। तो जरा इस सवाल को देख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा गौर से देख के, क्योंकि ऐसे अल्फाज वाले सवाल हेरा फेरी से कंफ्यूज करते हैं। ये राउल्स लॉ को उसने घुमा दिया, बच्चे घूम गए। पॉइंट समझ रहे हैं? और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी BSAPRD ऑल द पोस्टुलेट। जरा इस सवाल को सही से पढ़िएगा बोर्ड एग्जाम में। अगर वो कहते हैं मेन पोस्टुलेट तो 4 लिखिएगा, ऑल बोल दे तो 6 के 6 लिखिएगा। 2 एक्सपेक्टेड मॉलिक्यूल उसने लिखे हैं, लेकिन H2O ज्यादा एक्सपेक्टेड है। AlCl3 को आप इस BF3 की रीमेक में कर सकते हैं। ये रीमेक है इन दोनों में, सही है। नए मॉलिक्यूल को छोड़िएगा, नहीं देखिएगा किस केस में बन रहा है, लोन पेयर में या बॉन्डिंग पेयर में, उससे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बिल्कुल एक्सपेक्टेड, लेकिन थ्योरी के साथ न्यूमेरिकल को जोड़ना है। लेकिन एक चीज बता दूं, डीजे वाले से मुझे एक हल्की सी शिकायत है, उन्होंने सेक्शन सी में 1 न्यूमेरिकल दिया है, सेक्शन सी में 2 न्यूमेरिकल होंगे भाई बोर्ड एग्जाम में, जरा तैयार रहिएगा बच्चों। और सेक्शन बी में 5। ये वीडियो आज आपको काम आई तो जरूर फीडबैक दीजिएगा भाई। और नमाजों की पाबंदी तो आप लोग कर रहे हैं। ये एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल है, लेकिन उसने रीडिंग को आगे पीछे किया है। तो जो रटने वाले दोस्त हैं हमारे, वो जरा ख्याल रखिएगा कि रीडिंग आगे पीछे होने से आपका काम नहीं खराब होना चाहिए। आप एहतियात से उसी उसूल से करेंगे पेज नंबर 197 के न्यूमेरिकल को, लेकिन रीडिंग उसने आगे पीछे की है तो उसको एहतियात से देखकर आप डिवाइड कीजिएगा, अगर मेरे मेथड से कर रहे हैं सवालों को। सही है, बेस्ट ऑफ लक। नमाजों की बहुत एहतिमाम से पाबंदी करें, हर हाल में करें। और गर्मियां हैं, बहुत एहतियात करें, पानी पिए, खूब हाइड्रेटेड रहें। वालिदैन का ख्याल, दुआओं की दरख्वास्त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।